हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सेटलर कॉलोनियलिज्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नेटिव। ये एक बहुत ही फेमस एसे है पैट्रिक वुल्फ का, एंड इस एसे को जर्नल ऑफ जेनोसाइड रिसर्च में पब्लिश किया गया था 2006 में। एंड एज पर माय नॉलेज आई थिंक ये इसका सेकंड एडिशन है। आप डबल चेक कर लेना एक बार। तो लाइक इन माय सिलेबस ये ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। सो आज हम इसी पर्सपेक्टिव से इस ऐसे को पढ़ेंगे। एंड मैं एक्चुअली दो डिफरेंट आइडियाज का इस्तेमाल करूंगा इस ऐसे को समझाने के लिए। पहला है द लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन, जो कि पैट्रिक वुल्फ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्सेस इवेंट। सो हम अभी इस एसे में घुसते हैं एंड कंप्लीटली डिस्कस करते हैं इस एसे के बारे में जितना जल्दी हो सके। देखो, ये जो एसे है ना, सेटलर कॉलोनियलिज्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नेटिव, ये एक बहुत ही मेजर चेंज लाता है कि लोग कैसे जेनोसाइड एंड इंडिजिनस हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उल्फ आर्ग्यू करता है कि ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है ये बस एक पास्ट इवेंट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग सिस्टम है जो आज के दिन भी कंटिन्यू कर रहा है। सो पहला की आइडिया क्या है? पहला की आइडिया है द लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सेटलर कॉलोनियल सोसाइटीज है ये बना गया है, इसका जो गोल है ना, इसका गोल है कि ये इंडिजिनस जो लोग हैं उसको हटा दे। इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे वुल्फ के मेन आइडियाज को। वुल्फ जो एग्जाम्पल्स यूज करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरी का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड अदर स्कॉलर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक एक्चुअली ग्रेजुएट एंड मास्टर्स लेवल डिस्कशन है। सो वुल्फ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है ना, वो है डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म। एक है फ्रेंचाइज कॉलोनियलिज्म, मतलब ये काइंड ऑफ जो हमारे साथ हुआ था, इंडिया के साथ हुआ था, जहां पे इंडिजिनस लोगों को जिंदा रखा गया ताकि उनसे लेबर की तरह काम कराया जा सके और उनसे रिसोर्सेस लिया जा सके। और दूसरा है सेटलर कॉलोनियलिज्म। देखो, सेटलर कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है? इसका जो मेन गोल है ना, वो जमीन लेना है एंड इंडिजिनस लोगों को परमानेंटली रिमूव करना है। देखो, ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है इसमें अल्टीमेट प्लान क्या है? इसमें अल्टीमेट प्लान है इंडिजिनस पॉपुलेशन को रिमूव, एब्जॉर्व, डिस्ट्रॉय या इरेज कर दे एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी। बिकॉज उनका जो प्रेजेंस होगा ना, अगर वो सोचो उस जगह पे रह गए, हाँ, तो वो सेटलर ओनरशिप ऑफ द लैंड को चैलेंज करेंगे। आप समझ रहे हो? अगर कोई भी नेटिव लोग अपने जमीन पे रह गए तो वो ऑब्वियसली सेटलर्स को चैलेंज करेंगे, राइट? तो सेटलर्स का यहाँ पे मेन पर्पस था कि वो पॉलिटिकली या कैसे भी करके नेटिव को इस लैंड से हटा दे। और वुल्फ कहते हैं कि ये बस एक प्लान नहीं था या एक पर्सनल बिलीफ नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल रूल था कि कैसे सेटलर सोसाइटीज काम करेंगे। यहाँ पे पैट्रिक वुल्फ काइंड ऑफ रैफेल लेम्किन को भी क्रिटिक करते हैं। रैफेल लेम्किन कौन था? ये वो बंदा था जो सबसे पहले जेनोसाइड को डिफाइन किया था। देखो, उल्फ आर्ग्यू करता है कि ये जो लेम्किन है ना, लेम्किन काइंड ऑफ मतलब लेम्किन का फोकस था टू मच ड्रामेटिक और वायलेंट इवेंट्स के ऊपर। एंड उसने लेम्किन ने एक्चुअली ये मिस कर दिया कि जेनोसाइड जो है, जेनोसाइड ना स्लोली भी काम कर सकती है। कैसे काम कर सकती है? थ्रू स्कूल्स, थ्रू लॉस एंड थ्रू कल्चरल चेंज। वुल्फ के हिसाब से जेनोसाइड इन सेटलर कोलोनियलिज्म इज कंटिन्यूअस, नॉट टेम्पोररी। अभी देखो दोस्तों, आपको याद होगा शायद मैंने आपको इससे के स्टार्टिंग में ही क्या बोला था, ये ऐसे पब्लिश ही हुआ था जर्नल ऑफ जेनोसाइड रिसर्च के ऊपर। सो इस जेनोसाइड वर्ड के ऊपर फोकस रखना काफी। अभी उल्फ के हिसाब से जो सेटलर कोलोनियलिज्म है, ये इसका मेन पर्पस है लैंड। इसमें जो सेटलर्स है उसको लेबर नहीं चाहिए, इसको बस जमीन चाहिए। सेटलर को बस
टेरिटरी का परमानेंट कंट्रोल चाहिए, उनको इंडिजिनस वर्कर नहीं चाहिए। सो अल्टीमेटली देखो, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेटलर्स, अगर वो इंडिजिनस लोगों को एलिमिनेट कर दे तो सिंपली वो इंडिजिनस लोगों का लैंड को ले सकते हैं। अभी देखो, उल्फ अपने स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में स्टोलन जनरेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में क्या हुआ था। एब ओरिजिनल जो बच्चे थे ना, ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स को एब ओरिजिनल कहा जाता है। तो एब ओरिजिनल जो बच्चे थे उनको उनकी फैमिली से दूर लेके गया था। अभी देखो, ये जो दूर लेके गए थे ना, ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि इनका अल्टीमेट जो गोल था वो था कि एबोरिजिनल आइडेंटिटी को रिमूव कर देंगे। मतलब अगर सोचो आपके बच्चे को कोई किडनैप करके अलग से पढ़ा रहा है, तो वो उसको ब्रेन वॉश करके आपका आइडेंटिटी नहीं देंगे, वो उनका खुद का आइडेंटिटी उस बच्चे को दे देंगे। सो अगर वो बच्चा अपने आप को इंडिजिनस नहीं मानेगा तो ऑब्वियसली उसका उसके खुद के जमीन के ऊपर से क्लेम हट जाएगा। आप समझ रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, आप समझने का कोशिश करो। और ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, ये एलिमिनेशन हो रहा है थ्रू बायोलॉजी एंड कल्चर। ये कोई मैसेकर नहीं हो रहा है, मतलब बच्चों को लेके जाके मार नहीं रहे हैं। जैसे रेफेल लेम्किन ने डिस्क्राइब किया था कि जेनोसाइड मतलब मास मर्डर। ये कहते देखो, यहाँ पे कोई मास मर्डर नहीं हो रहा है, बट एक फिर भी ये एक जेनोसाइड है, मतलब एक कल्चर को खत्म कर दे रहे हैं। अभी एक और क्विंटेसेंशियल एग्जांपल है। वुल्फ कंपेयर करता है ऑस्ट्रेलियन जो केस है, ऑस्ट्रेलिया में जो केस हुआ उसको अदर सेटलर सोसाइटी के साथ कंपेयर करता है, दिखाने के लिए कि लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन हमें बार बार देखने को मिलता है। मैं समझाता हूं आपको। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में 1887 में एक डाउएस अलॉटमेंट एक्ट हुआ था, जिसके तहत जो इंडिजिनस लैंड है ना, इसको इंडिविजुअल प्लॉट में डिवाइड कर दिया था, और जो एक्स्ट्रा लैंड थे वो सेटलर्स को बेचे गए थे। इंडिविजुअल जो लैंड ओनरशिप है वो वीक हो गया था इस वजह से, और इसी बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स इंडिजिनस जो कल्चर है उसको रिमूव कर दिए। मतलब नेटिव को ये लालच दिया गया कि हम आपको मॉडर्न बनाएंगे। अभी देखो, मैं ये पार्ट आपको फिर से समझाता हूँ। एक्चुअली देखो, पहले क्या होता था, जो इंडिजिनस ट्राइब होता था ना, सोचो उनके पास एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है, वो किसी के ऊपर डिवाइडेड नहीं है कि आपका इतना जमीन है, आपका इतना जमीन है, ऐसा नहीं था। वो एक काइंड ऑफ कलेक्टिव जमीन था कि हमारा ट्राइब का ये जमीन है। बट कॉलोनाइजर्स ने क्या किया, कॉलोनाइजर्स ने इन लोगों को, मतलब इस जमीन को डिवाइड कर दिया हर इंसान के अनुसार, और फिर जो जमीन एक्स्ट्रा बच गया वो कॉलोनाइजर्स ने खुद ले लिया। ऐसे ऐसे करके कॉलोनाइजर्स ने इंडिजिनस पॉपुलेशन को हटा दिया। अभी देखो, यहाँ पे एक इजराइल पैलेस्टाइन का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको अभी यूएस के बारे में बताया। एक बहुत ही पावरफुल पार्ट वुल्फ का आर्गुमेंट का ये भी है कि ये जो नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज, कैसे एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तहत, जो पहले के जो स्कॉलर्स थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल पीपल है उनको कहते थे डाइंग रेस। और इससे क्या होता, देखो, अगर आप हर जगह पे ये टर्म यूज करते रह गए डाइंग रेस, तो लोगों के दिमाग में क्या बैठेगा, लोगों के दिमाग में ये बैठेगा कि ये जो रेस है, ये जो कल्चर ऑफ पीपल है, ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा है। तो इसमें कॉलोनाइजर्स के ऊपर कोई गिल्ट नहीं आता कि वो कुछ खत्म कर रहे हैं। एक और रूल था, ये रूल एक्चुअली ज्यादातर यूएस में लागू हुआ था, जो कि है ब्लड क्वांटम सिस्टम। अभी देखो, ब्लड क्वांटम सिस्टम के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, आप गूगल कर लेना, बहुत ही सिंपल रूल है। सो ब्लड क्वांटम सिस्टम के तहत जो भी क्वालिफाई नहीं करता उसको इंडिजिनस आइडेंटिटी नहीं मिलता। और एक प्लान इन्होंने बनाया था जो कि था इंटरमैरिज और एसिमिलेशन। ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ना, मतलब जिन जगहों पे कोई रियल, अंडर कोटेशन दोस्तों, रियल इंडिजिनस पीपल नहीं रहते थे, उन जगहों को गवर्नमेंट खुद ले लेता था और उसको ऑब्वियसली वापस कॉलोनाइजर्स ले लेते थे। सो देखो, इसमें अल्टीमेट मीनिंग क्या है,
अल्टीमेट मीनिंग ये है कि जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन देखो दोस्तों पेपर से भी हो सकता है, किसी को मारने का जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे वुल्फ का जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है उसका, इसके कुछ स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वुल्फ वुल्फ का जो थ्योरी है ना, वो बहुत सारे इवेंट को एक सिस्टम के अंदर कनेक्ट करता है। पहला है फोर्स्ड रिमूवल, बोर्डिंग स्कूल्स, मसाकर्स और लीगल पॉलिटिक्स। और इन सबको आप देख सकते हो एज ए पार्ट ऑफ शेयर्ड लॉजिक। एक और इम्पैक्ट है कि वुल्फ ना एक्चुअली इंटेंशन पे फोकस नहीं करता। वुल्फ कहता है कि जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वायलेंट जेनोसाइड के थ्रू भी हो सकता है, या ऐसे पॉलिसीज के थ्रू भी हो सकता है जो कि हमें देखने में लगता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा पॉलिसी है। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी अल्टीमेटली बाद में जाके बहुत सारे स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस भी करता है। रिसर्चर्स एक्चुअली वुल्फ के आइडियाज को यूज करते हैं टू स्टडी रेस, जेंडर, आइडेंटिटी एंड मॉडर्न इंडिजिनस स्ट्रगल्स। अभी हम थोड़े से क्रिटिसिज्म के बारे में भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। अभी कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि वुल्फ ऐसे दिखाते हैं कि जैसे एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन हो रहा है ये इनएविटेबल है, मतलब इसे तुम रोक नहीं सकते। और ये एक गलत नजरिया है, क्योंकि इससे हम ना जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस है या जो इंडिजिनस सर्वाइवल है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। एक और क्रिटिसिज्म ये है कि वुल्फ एक्चुअली बहुत सारे काइंड ऑफ वायलेंस को एक साथ लेके आते हैं और एक सिस्टम के अंदर हमें समझाते हैं। और जो क्रिटिक्स है वो ये सवाल पूछता है, ये जो एसिमिलेशन का प्रोग्राम है या ये जो मास किलिंग है, क्या हमें इन सबको एक कैटेगरी में लाके एनालाइज करना सही होगा? ये कुछ क्रिटिक्स पूछते हैं। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वुल्फ का कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस था ऑन लैंड। मतलब उनका कहना है कि वुल्फ इग्नोर करते हैं कि ये जो सेटलर सोसाइटीज है ये कभी कभी बहुत ज्यादा लेबर या पैसे पैसे पर भी डिपेंडेंट होती थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वुल्फ ने स्पेसिफिक हिस्ट्रीज को बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया था। ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको सिमिलर या एक जनरल लॉजिक लग सकता है, बट हर जगह का, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इजराइल, पैलेस्टीन, इन हर जगहों का एक डिफरेंट रिलीजियस था, डिफरेंट लीगल सिस्टम था या एंड डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि इन सबको आप एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं समझ सकते, ये रॉन्ग होगा। अभी अगर आप देखोगे करंट रिलेवेंस के बारे में, वुल्फ का जो आइडियाज है वो आज के दिन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ मूवमेंट्स हुए थे जैसे लैंड बैक, ये सब मूवमेंट डायरेक्टली सेटलर कॉलोनियल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। पैलेस्टाइन में भी आज के दिन एक्टिविस्ट वुल्फ का आइडिया को यूज करते हैं ताकि वो सेटलमेंट एक्सपेंशन, चेक पॉइंट्स या फ्रेगमेंटेशन को समझ पाए। सो अल्टीमेटली आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो पैट्रिक वुल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ना, लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन, ये रीशेप करता है कि कैसे सेटलर कॉलोनियलिज्म को समझा जाता था। हम जैसे देखते थे ना कि जेनोसाइड एक बहुत ही पुराना इवेंट था, वुल्फ दिखाता है कि एक्चुअली जेनोसाइड एक आज के दिन का भी एक स्ट्रक्चर है जिसका मेन एम ही है कि वो इंडिजिनस पीपल का जो क्लेम टू लैंड है उसको हटा सके। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इस थ्योरी को बहुत ही केयरफुल यूज करना चाहिए ताकि इंडिजिनस रेजिस्टेंस और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉलोनियल सिस्टम्स को हम इग्नोर ना करें। और एट द एंड ऑफ द एसे वुल्फ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछता है। कैन ए सेटलर कॉलोनियल स्टेट एवर स्टॉप ऑपरेटिंग थ्रू एलिमिनेशन? दूसरा सवाल वो पूछते हैं, कैन मीनिंगफुल डीकोलोनाइजेशन हैपन विदाउट रिटर्निंग लैंड? ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आज के दिन भी बहुत सारे एकेडमिक एंड पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनते हैं। अभी इस ऐसे का दूसरा एस्पेक्ट जो हम समझेंगे वो है स्ट्रक्चर वर्सेस इवेंट। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज इसी के साथ कराना चाहूंगा कि वुल्फ क्या कहते हैं कि ये जो सेटलर कॉलोनिज्म है ये बस एक वन टाइम इवेंट नहीं है जो पास्ट में हो चुका था, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज के दिन भी चल रहा है। ये जो सिंपल डिफरेंस है ना, इवेंट वर्सेस स्ट्रक्चर, इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। ये दिखाता है कि ये जो रिमूवल ऑफ इंडिजिनस पीपल है
ये बस कोई ओल्ड एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं है, बट ये एक सिस्टम है जो आज के दिन भी चलता जा रहा है। देखो, जो कोई भी आज के दिन मास्टर्स कर रहे हैं या रिसर्च कर रहा है या ग्रेजुएशन में भी आई थिंक आजकल ये ऐसे सिलेबस में रहता है, उनके लिए इस एसेस का यू नो उनके लिए इस डिफरेंस का स्ट्रक्चर एंड वीकनेस जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन वुल्फ देता है वो है वापस से वही फ्रेंचाइज कॉलोनियलिज्म एंड सेटलर कॉलोनियलिज्म, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। वुल्फ ये कहता है कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को गलत तरीके से लिखा गया है। हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है ये हुआ था एज ए सीरीज ऑफ सेपरेट इवेंट्स, मतलब पहले वार हुआ था, फिर लॉज लाया गया था, फिर स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ वायलेंस हुआ था। हिस्ट्री में ये लिखा गया है। बट वुल्फ कहता है कि जो ये एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन सबसे बेसिक रूल है सेटलर सोसाइटीज का। और ये हमेशा, मतलब ओवर टाइम जैसे जैसे समझ आता है, ये अपना रूप बदलता है। और यही जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो ये सेटलर कंट्रीज है वो ना ये प्रिटेंड करती है कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ये खत्म हो चुका है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता होगा दोस्तों, ये एक सेटलर कॉलोनाइज कंट्री है, लेकिन आज के दिन ये मानती है कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अपने आप को आज के दिन मल्टी कल्चरल बुलाता है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स बुलाता है, और इजराइल अपने आप को एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बुलाता है। और ये सब ये मानते हैं कि जो वायलेंस हुआ था वो पास्ट में हुआ था। लेकिन वुल्फ का ये मानना है, वुल्फ का ये कहना है कि ये सही नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी है, एंड आज के दिन भी ये स्ट्रक्चर सोसाइटी को शेप कर रहा है। ये जो इवेंट बेस्ड नैरेटिव है ना, ये बस जो सेटलर्स है उनको सैड फील करवाता है कि हाँ, हमारे पूर्वज ने बहुत बहुत गलत किया था। और ये अपने दिमाग में ये प्रिटेंड करता है कि अब तो सब ठीक है, अब तो कुछ खराब नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल व्यू है ना, वो ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आज के दिन भी काम कर रही है टू एलिमिनेट इंडिजिनस लैंड राइट्स एंड सोवर्जिनिटी। दोस्तों, जब भी मैं आज के दिन का बात आई मीन जब भी मैं आज के दिन का रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब 2006 2025 में ये हो रहा है कि नहीं, ये आपका जानने का काम है। देखो, वुल्फ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल है वो आता है फ्रॉम एसिमिलेशन पॉलिसीज इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली वो जो रिमूवल ऑफ एबोरिजिनल चिल्ड्रन है, जिसे स्टोलन जनरेशन कहा जाता है। अभी बहुत लोगों का ना ये मानना है कि हाँ, ये एक बहुत ही सैड इवेंट है, बट एक मिस्टेकन अटेम्प्ट है टू हेल्प इंडिजिनस फैमिलीज। लेकिन वुल्फ कुछ अलग दिखाता है। वुल्फ कहता है कि ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी था टू इरेज इंडिजिनस आइडेंटिटी सो दैट इंडिजिनस क्लेम्स टू द लैंड वुड डिसअपियर। गवर्नमेंट्स ना इन बच्चों को रिकॉर्ड करती है, मतलब इन बुक्स, एज रिकपेबल ह्यूमन मटेरियल। देखो, 1937 में नेटिव वेलफेयर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे ना ये पॉलिसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया गया था। इनका अल्टीमेट गोल ये था कि ये जो मिक्स्ड डिसेंडेंट एबोरिजिनल चिल्ड्रन है, इनको मर्ज कर दो व्हाइट सोसाइटी के साथ, ताकि इंडिजिनस आइडेंटिटी हमेशा के लिए गायब हो जाए। और वुल्फ आर्ग्यू करती है कि इसका डीपर जो पर्पस था वो था टू रिमूव इंडिजिनस पीपल एज ए लीगल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, ताकि उनका अपने जमीन के ऊपर ही कोई क्लेम या राइट ना रहे। बाद में जब वायलेंट किलिंग अनएक्सेप्टेबल हो गया, तब सिस्टम बदल गया। अब देखो, ये इसलिए नहीं बदला कि क्योंकि गोल चेंज हो गया, ये बस इसलिए बदला क्योंकि मेथड चेंज हो गया। एग्जाम्पल, 1905 में जो एबोरिजिनल एक्ट पास हुआ था, उसमें गवर्नमेंट को कंप्लीट कंट्रोल दिया गया था ओवर ऑल इंडिजिनस चिल्ड्रन। इसी एक्ट के तहत ये जो बच्चों को मतलब चोरी कर लेना, बच्चों को आई मीन जिसे कहते हैं स्टोलन जनरेशन, इन एक्ट्स को ना लीगल दिखाया गया, वायलेंट नहीं दिखाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया था।
वुल्फ एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो लोग थे ना, जो इन पॉलिसीज को इन्फोर्स करते थे, वो अकेले काम नहीं करते थे, वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे जिसका मेन रिक्वायरमेंट ही था इंडिजिनस डिसअपेरेंस। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, डाउएस जनरल अलॉटमेंट एक्ट ऑफ 1887 याद है दोनों, वो ट्राइबल लैंड का, जहाँ पे उनको लैंड ले लिया गया था गवर्नमेंट के तहत। सो वुल्फ कहते हैं कि ये जो लॉ था ना, ये इस लॉ ने बस लैंड को चोरी नहीं किया था, इस लैंड ने स्लोली स्लोली इंडिजिनस आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंडिजिनस लोग जो कि अपना इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप को एक्सेप्ट करते थे, वो ना अपने ट्राइब से लेस कनेक्टेड हो जाते थे। और जो भी इस डिसीजन से एग्री नहीं होते थे, मतलब उनको ऐसे डिक्लेयर कर दिया था जैसे कि दे वर अनएबल टू मैनेज देयर ओन लैंड। दोस्तों, आपको अगर इसके बारे में और समझना है तो आप ना एक बहुत ही अच्छा नोवेल पढ़ सकते हो, जो कि मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था। नोवेल का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनू अचेबी। बहुत अच्छा नोवेल है, आप शायद इसके बारे में कुछ समझ पाओगे। वुल्फ ना इसके बाद ब्लड क्वांटम लॉ को भी एग्जामिन करते हैं। अभी देखो, ब्लड क्वांटम लॉ मैं आपको अभी अभी समझाता हूँ। सोचो दोस्तों, आप एक इंसान हो जो कि यूएस में रहते हो, ओके। अभी सोचो, आपका एंसेस्टर में कोई एक ऐसा इंसान था जो कि ब्लैक था, जो कि अफ्रीकन था या ब्लैक था, और आपके डीएनए में उसका 1% भी ब्लड मिलता है, तो ये माना जाएगा कि अमेरिकन जो लैंड है उसमें आपका कोई हक नहीं है। और एट द सेम टाइम, अगर सोचो आप एक एबोरिजिनल हो और आप में 50% से कम एबोरिजिनल ब्लड है, तो आपको ये माना जाएगा कि आप एबोरिजिनल नहीं हो, और इस बेसिस पे आपसे आपका लैंड ले लिया जाएगा। आप समझ गए? ये था ब्लड क्वांटम रूल का मेन सिस्टम। पैलेस्टाइन का जो मैटर है वो आप स्क्रीन पे देख लो, आप खुद पढ़ लो पॉज करके, इसके बारे में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे भी अभी और पढ़ना है एक्चुअली। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं इस ऐसे का। हाँ, तो एलिमिनेशन थ्रू नॉलेज, इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। वुल्फ का जो मोस्ट ओरिजिनल आइडिया है कि कैसे नॉलेज एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डाइंग रेस ये सब। देखो फिर क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी, रिसर्च एंड एजुकेशन, ये सब हेल्प करते थे एलिमिनेशन को। क्यों, कैसे हेल्प करते थे? ये सब इंडिजिनस पीपल को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो पीपल फ्रॉम द पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। वुल्फ कहते हैं कि आज के दिन जो ये जो मॉडर्न मल्टीकल्चरल रिकॉग्नाइजेशन का जो ट्रेंड फैला हुआ है, ये इस पैटर्न को कंटिन्यू करता है बाय टर्निंग इंडिजिनस आइडेंटिटी इनटू कल्चर रेदर देन सोवर्जिनिटी। आप समझ रहे हो दोस्तों इस लाइन का मतलब? समझ लेना अच्छे से। और ये जो मल्टीकल्चरल जो मॉडर्निटी है जो आज के दिन दिखाया जा रहा है, ये बस ऐसे दिखाता है कि जैसे इंडिजिनस लोगों को ना बस एक हेरिटेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि देखो इंडिजिनस लोग आज के दिन भी जिंदा है, मतलब समथिंग टू डिस्प्ले। मतलब समझ रहे हो, आपको ना आपको आपका अधिकार ऐसे दिया जा रहा है जैसे आप कोई एग्जॉटिक बीइंग हो, आप कोई हेरिटेज हो। समझ रहे हो, आपको इक्वल नहीं माना जा रहा है। अभी देखो, ये जो वुल्फ का जो ये जो थ्योरी है, अल्टीमेटली इवेंट वर्सेस स्ट्रक्चर का थ्योरी, ये बहुत ही पावरफुल थ्योरी है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है क्यों इंडिजिनस पीपल कंटिन्यू टू स्ट्रगल आज के दिन भी। ये हमें ये दिखाता है कि कैसे जो ये जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, ये आज के दिन अपोलोजाइज कर रही है लेकिन फिर भी जमीन वापस नहीं दे रही। दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल एपोलॉजी एक बहुत ही अच्छा ऐसे है, आप वो पढ़ सकते हो, या मैं उसके ऊपर वीडियो बना भी दूंगा आई थिंक बहुत ही जल्दी। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इसके ऊपर रेज करते हैं। कुछ कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो एसिमिलेशन एंड किलिंग है, इसको अगर आप एक साथ मतलब एक ही लॉजिक से ट्रीट करोगे तो आप बहुत सारे लीगल एंड मोरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि वुल्फ ने एक बहुत ही मेजर शिफ्ट ऑफर किया है इन अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियल सिस्टम्स। अभी एक बहुत ही हेल्पफुल क्रिटिसिज्म आता है हमारा जेरल्ड विजनर से। ये एक इंडिजिनस स्कॉलर है जो जो बात करता है अबाउट सर्वाइवेंस, मीनिंग सर्वाइवल थ्रू रेजिस्टेंस।
ये कॉन्सेप्ट हमें ये याद दिलाता है कि ये जो उल्फ जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज़्यादा उल्फ बताता है। इंडिजिनस लोग आज के दिन भी अपना लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं, कल्चर, स्टोरी टेलिंग, रीगल बैटल एंड लैंड प्रोटेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खुद ब खुद इस सेटलर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली स्ट्रांग है बट कंप्लीट नहीं है दोस्तों। देखो अभी अगर आप कॉन्टेम्प्ररी के बारे में बात करो, वुल्फ का जो आइडिया है वो आइडिया हेल्प करता है हमें टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का जो रिसेंट पॉलिटिकल डिस्कशन है अबाउट इंडिजिनस रिप्रेजेंटेशन, या अगर आप पकड़ लो कनाडा का जो रिकॉन्सिलेशन प्रोग्राम है, इसको आप ऐसे एज ए प्रोग्रेस की तरह ना देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हो। मतलब ये बस एक रास्ता है टू इंक्लूड इंडिजिनस पीपल विदाउट गिविंग बैक लैंड। आप समझ रहे हो, मतलब इंडिजिनस लोगों को ऐसे प्रोग्राम के थ्रू इंक्लूड कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी उनको उनका हक जो कि उनका जमीन है वो वापस नहीं दिया जा रहा है। पैलेस्टाइन के बारे में बात नहीं करूंगा, आप खुद पढ़ लेना। दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन खत्म करते हैं। आई नो काफी लंबा वीडियो हो गया बट इट इज व्हाट इट इज, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है। एंड अगर आप कुछ भी पार्ट नहीं समझे तो प्लीज आप स्लाइड्स को वापस देखिए, वापस सुनिए। आई होप आप समझेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा मैं, बहुत ही सिंपल ऐसे है, बट आई थिंक समझाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मेरे को ये ऐसे। बट थैंक यू दोस्तों। आपको अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स में ही डाउट क्लियर करने का कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।